जय हिंद सभी को। वेलकम टू आर माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मोस एनसीसी। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है उसमें जो टॉपिक रहते हैं वो कौन से टॉपिक रहते हैं और किस किस टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स बनते हैं। जैसे आपका ड्रिल हुआ, उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका वेपन्स ट्रेनिंग रहा तो उसमें से आपके कितने प्रकार के रहेंगे। लीडरशिप रहा उसमें से कितने मार्क्स रहेंगे। तो वो मैं साहब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ और, जैसे कि आपने एक और है यूट्यूबर है, उसने एनसीसी की वीडियोस बनाता है, तो उसने बताया कि जो जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने वाला है, ये चेंज हो चुका है, वो आपके ऑप्शनल बेस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो होगा तो अदर स्टेट के लिए, लेकिन यूपी के लिए ये चीज़ नहीं है। यूपी में जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता था रिटर्न टाइप से, उसी तरीके से होगा। कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई चेंजेस हुए हैं तो भूल में ना रहें। तो वीडियो को अब ज़्यादा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा पार्ट फर्स्ट ड्रिल, जिसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह भरें। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा तेज चल में 1 मिनट में कदम की संख्या होती है। तो तेज चल में 120 कदम चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कितने कैडेट की संख्या होती है। तो ये आपके 150 कैडेट की संख्या होती है। पॉइंट नंबर 3 है राष्ट्रपति को खालिस्तान और मुख्यमंत्री को खालिस्तान अधिकृत है। तो जो राष्ट्रपति होता है उसको राष्ट्रीय सैल्यूट और जो मुख्यमंत्री होते हैं उनको जनरल सैल्यूट दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 रहेगा इसमें मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान खालिस्तान पैर पर दी जाती है। तो पीछे मुड़ की कमान बाएं पैर पर दी जाती है। पॉइंट नंबर 5 रहेगा इस आपका ड्रिल खालिस्तान वर्ष से शुरू हुई थी। तो ड्रिल आपकी 1666, सिंपल सा है, 1666 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। एक और है 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिल के क्या फ़ायदे हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, थ्योरी नहीं लिखनी है। थ्योरी लिखोगे तो वहाँ जो फौजी होते हैं जब कॉपी चेक करते हैं तो उन्हें भी पसंद नहीं है। जैसे बच्चे थ्योरी लिख देते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता है, तो बस ऐसे ही आपको मार्क्स भी नहीं देते सही तरीके से। तो आप पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से और अच्छी तरीके से देंगे वो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, टर्न आउट और वेयरिंग अच्छा होता है, टीम भावना का विकास होता है। पॉइंट नंबर 3 है नेतृत्व की भावना जागृत होती है। पॉइंट नंबर 4 अनुशासन की भावना का विकास होता है। पॉइंट नंबर 5 कैडेट में देश प्रेम की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये आपके ड्रिल से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए इसमें जो 5-5 नंबर के रहते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है वेपन्स ट्रेनिंग। तो इसमें से भी आपके 10 नंबर के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हम देख लेते हैं इस प्रकार है। आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है खाली जगह भरें। तो .22 राइफल नंबर 2 मार्क 4 की तोप वेग खालिस्तान प्रति सेकंड है। तो आप देख लेना 1030 फीट 1030 फीट प्रति सेकंड। ठीक है, ये आप याद रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, 5.56 mm इंसास राइफल की प्रभावी सीमा गज में कितनी है, 400 गज। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 है आपका 7.62 mm SLR की प्रभावी सीमा खालिस्तान गज है। तो आपकी 300 गज है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको नोट डाउन करते रहने हैं। कोई भी आपको ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, वो मैंने माना कि एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, हाँ, पर लेकिन जब हमारा जो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें भी हमसे ये क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। तो इनको हमें याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 रहेगा इसका भरी मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वज़न 1.5 किलोग्राम। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है आपका
0.22 राइफल। नंबर 2 मार्क 4 की प्रभावी सीमा गज क्या है? तो 25 गज होती है इसकी प्रभावी सीमा। ठीक है, इसमें आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया और 5 नंबर का ये 14 नंबर का क्वेश्चन है, सही और गलत लिखें। तो 300 गज की दूरी पर लक्ष्य पर MPI पर वृद्धि या ड्रॉप 6 इंच है, गलत। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका 0.22 राइफल मार्क 4 की लंबाई 45 इंच है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.56 mm इंसास राइफल के फायर की रफ्तार की सामान्य दर प्रति मिनट 70 राउंड है। दैट इज द राइट आंसर, यस। पॉइंट नंबर 4 है 0.22 राइफल की मैगजीन की क्षमता 20 राउंड है, गलत। पॉइंट नंबर 5 7.62 mm SLR के फायर की सामान्य दर 20 राउंड प्रति मिनट है। दिस इज द राइट क्वेश्चन, सॉरी राइट आंसर। इसमें आपका मिसलेनियस से क्वेश्चन बनते हैं आपके 225 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके अलग अलग चैप्टर रहेंगे अलग अलग। तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर रहेंगे। तो आपका नेशनल इंटीग्रेशन से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स अराउंड 15% होता है। आपको जैसे आपका मैं तो ये कहूँगा आप 50% नहीं, आप 99% पढ़ाई करके चलिए, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है कोई पता नहीं होता, सारा लैंग्वेज का खेल होता है। तो आप पूरा 100% याद करके चलिए। ये मत सोचिए कि थोड़ा है बहुत है क्या है हमें 50% ही याद करना है, नहीं। आप 100% याद करोगे तब आप उसमें से 75% लिखोगे, तो आपको उसमें से 70% के मार्क्स मिल पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नेशनल इंटीग्रेशन से पहला क्वेश्चन 5 नंबर का है, सही गलत लिखें। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, सही। पॉइंट नंबर 2 रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, सही। गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, गलत। कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, गलत। चिनार पक्षी का नाम है, चिनार पक्षी का नाम नहीं होता है, ठीक है। ये जो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया, और 5 नंबर के आपके खाली स्थान हैं, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य खाली स्थान है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ये आपका SSC में भी क्वेश्चन आ जाता है। अभी मैं इसे पिछली साल जब मैंने SSC GD का एग्ज़ाम दिया था तब उसमें ये नृत्य आया था। तो ये तो GS तो आपको वैसे भी लर्न करनी चाहिए, कहीं से भी पूछ ली जाती है। बौद्धों की पूजा की जगह को खालिस्तान कहते हैं, बिहार। बौद्धों की पूजा की जगह को बिहार कहते हैं। वो वाला बिहार नहीं है, ये वाला बिहार अलग है, वो बिहार अलग है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है इसमें दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? अकबर ने की स्थापना अकबर ने की थी। केरल की राजधानी खालिस्तान है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो राजधानियाँ आप याद कर लेना। अब मैं आपको PDF दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF की, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये पूरा पेपर मैं आपको PDF के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है।
भारतीय संविधान खालिस्तान पर अपनाया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये आपके 10 नंबर हो गए। तो इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, एकता की समस्या और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? पॉइंट नंबर 1 जातिवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, लिंगात्मक भेदभाव, भाषाई कट्टरता, सामाजिक भेदभाव, सांप्रदायिकता, लास्ट पॉइंट इज आर्थिक असमानता। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। आपको 5 पॉइंट पूछे जाएं या 6 पॉइंट पूछे जाएं, तो अगर आप 1 पॉइंट लिख, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप 1 पॉइंट लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप 5 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 5 नंबर का है, राष्ट्रीय एकता हासिल करने के क्या उपाय हैं? तो राष्ट्रीय एकता हासिल करने के उपाय हैं शिक्षा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक एकीकरण, राष्ट्रीय भाषा, सामाजिक एकता, राजनीतिक एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता का प्रचार। तो ये आपके 7 पॉइंट हैं, जिसमें आपको 5 पॉइंट लिखने हैं और आपके 5 मार्क्स तैयार। हाँ, थोड़ा सा पेपर हार्ड आता है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं होता है कि आप नहीं कर पाए। अच्छे से लर्न कीजिए तो पेपर आपका हो ही जाएगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण के मूल सिद्धांत क्या हैं? भाषा, जातिवाद, शिक्षा, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, और लास्ट पॉइंट है आपका एवं स्वार्थ। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें 4 नंबर हैं, 10 नंबर का पॉइंट है। भारत के 4 संघ राष्ट्र क्षेत्रों का नाम क्या है? पॉइंट नंबर 1 है दादर नगर हवेली और दमन दीप। पॉइंट नंबर 2 लक्षद्वीप। पॉइंट नंबर 3 पांडिचेरी। पॉइंट नंबर 4 चंडीगढ़। पॉइंट नंबर 5 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पॉइंट नंबर 6 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड दिल्ली। तो ये आपका है क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 10 है। अब इसमें आपका नेक्स्ट बनता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप से, जिसमें से आपका 70 नंबर का ये आता है। तो आपको इसमें से मिनिमम 35 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और डिपेंड ये नहीं करता है कि आपने मान लो इसमें 70 ले लिए, पूरे के पूरे 70 मार्क्स आ गए, और इससे पहले जो था उसमें आपके 6 नंबर रह गए या 10 नंबर रह गए, वो चीज़ बिल्कुल मायने नहीं रखती है। आपको सब में से मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, पासिंग मार्क्स सब में से लेके आने हैं। इसमें से अगर आपके 35 मार्क्स हैं ऊपर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर 35 है तो ठीक है। अगर इसमें से आपके 34 रह जाते हैं या आपके 30 रह जाते हैं और उस वाले में तुम स्कोर बढ़ा लेते हो, तो आपके फेल होने के चांसेस रहेंगे वहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या हैं? आंसर, अपने उद्देश्यों का पता लगाना। पॉइंट नंबर 2 एक समय में छोटे से संवाद। पॉइंट नंबर 3 एक गोल तस्वीर प्रस्तुत करना। पॉइंट नंबर 4 आपत्तियों का आस। पॉइंट नंबर 5 अपने दर्शकों के साथ विश्वसनीयता को प्राप्त करना। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, संचार क्या है? संचार की प्रक्रियाएं समझाइए। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इस, संचार एक ऐसी पद्धति है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक प्रकार विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं कि
उनमें से प्रत्येक विषय के अर्थ तथा उसके प्रयोग को भली भांति समझता है। प्रक्रिया सूचनाओं, विचारों और बातों को आपस में आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। तो जब हम जैसे फ़ोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, इशारों से जैसे हम अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं ना, तो उस चीज़ को संचार कहते हैं। ठीक है। इसमें आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक नागरिक के 5 कर्तव्य लिखें। तो जो भारत का एक नागरिक होता है उसके 5 कर्तव्य लिखें। पॉइंट नंबर 1, समर्थन और संविधान का बचाव। पॉइंट नंबर 2, कानून का पालन करना, स्थानीय समुदाय में भाग लेना, सभी धर्मों का सम्मान करें, देश की संपत्ति की रक्षा करना। पॉइंट नंबर 6, ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। तो ये एक भारतीय देश का, ये किसी भी देश का नागरिक हो, ये उसके कर्तव्य होते हैं देश के प्रति। जिस देश में भी वो रह रहा है वो देश के प्रति उसके ये कर्तव्य होते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है? 4 तरीकों का वर्णन कीजिए। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म से, वंशानुक्रम या रक्त संबंध के आधार पर, पंजीकरण के जरिए, भूमि विस्तार के जरिए, आप्रवास से। ये आपके 5 पॉइंट है। एक 6 नंबर का पॉइंट और है, राष्ट्रीयता से। तो ये नेतृत्व के लक्षण पूछे गए हैं, तो आपका 10 मार्क्स का ये बनता है और आपको 10 पॉइंट ही लिखने हैं, बस, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये आपसे एक नेता के 10 गुण भी पूछ सकते हैं। हमसे जब हमारा एग्ज़ाम था तो हमसे पूछा गया था, एक अच्छे नेता के 10 गुण लिखो। तो ये उसी में आ जाता है, ज्ञान, आचरण, सतर्कता, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, न्यायिकता, निष्ठा, व्यवहार कुशलता, निस्वार्थता। तो ये तो जिस इंसान में होगी तो वो तो वैसे भी लीडर कहलाने के लायक होगा, क्योंकि निस्वार्थ जो पक्षपात करता है वही तो एक लीडर होता है। जो निडर होके आगे खड़ा रहता है वही तो एक लीडर होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक नेतृत्व बताएं। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर इज, इसे सहभागी या साझा नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है। यह समूह या टीमों को निर्देशित करने का एक तरीका है जिसमें समूह के घटक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दूसरों की तुलना में कुछ स्थितियों में अधिक प्रभावी होने के बावजूद इसे किसी भी सफल वातावरण में लागू किया जा सकता है। ऐसे वातावरण में जहां एक लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली का प्रयोग किया जाता है, सभी को भाग लेने का अवसर मिलता है, विचार विमर्श और बहस को प्रोत्साहित करते हुए विचारों का आदान प्रदान स्वतंत्रता रूप से किया जाता है, लोकतांत्रिक नेतृत्व की शैली में सबसे प्रभावी है। तो आप इसे इस लैंग्वेज में ना याद करके आप इसे अपनी लैंग्वेज में याद करना, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर होगा क्वेश्चंस को समझना। आप मेन चीज़ ये है, क्वेश्चन जो आपका आंसर है उसे लर्न करना नहीं है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ जाओगे ना कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो आप उन चीज़ों को खुद से ही बना लोगे। 17 नंबर का क्वेश्चन है, संचार गैप के कारण क्या है? आंसर इज inadequate speed, point number 2, unclear voice, point number 3, verbatim।
इसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको पास होने के लिए मिनिमम 10 नंबर चाहिए। देखते हैं, मनुष्य द्वारा बनाई गई विपत्तियां क्या हैं? किसी भी 5 के नाम दें। या आपसे पूछ सकता है मानव रचित किन्हीं 5 आपदाओं के नाम लिखें। पॉइंट 1, एक्सीडेंट, आग लगना, आतंकवाद, जातिवाद, बम ब्लास्ट, युद्ध, चोरी व डकैती। तो ये सारी आपकी मानव रचित आपदाओं में आ जाती है। ये मानव रचित आपदाओं में बनाई गई विपत्तियाँ, सॉरी ये विपत्तियाँ पूछी गई हैं, आपदाएं नहीं हो सकती हैं। आपदाएं आपकी जैसे बोले तो आपदा, चोरी डकैती को आप आपदा में नहीं ले सकते, क्योंकि इससे किसी एक ही व्यक्ति की तो चोरी होती है। जैसे कि विश्व युद्ध होता है ना, जैसे रूस का और फ्रांस का हो रहा है, तो वहाँ पर वो उसे हम आपदा कह सकते हैं, लेकिन इसे आपदा नहीं कह सकते हैं। एक्सीडेंट, इसे भी हम आपदा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य प्रभाव क्या हैं? जलस्रोती होना, सामाजिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बिजली की समस्या, पर्यावरण की समस्या, मानवीय मुद्दे, बुनियादी ढांचे में समस्या। तो जो गवर्नमेंट द्वारा जो सुख सुविधाएँ होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं लोगों तक, तो प्राकृतिक आपदाओं की मुख्य प्रभाव होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में किसी भी 5 सेवाओं को लिखें। पूर्व चेतावनी, प्राथमिक उपचार देना, खाना एवं दवा वितरण, आपदा के दौरान सिलेंडर की व्यवस्था करना, टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना, सुरक्षा तथा गति देना, मनोबल बढ़ाना। तो आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एनसीसी कैडेट का आपदा प्रबंधन में, एनसीसी कैडेट की आपदा प्रबंधन में क्या क्या भूमिका हो सकती हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, प्राथमिक उपचार देना, दवा तथा खाने की व्यवस्था करना, डॉक्टरों के साथ मिलजुल कर काम करना, ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरती सामान पहुंचाना, मेडिकल ट्रीटमेंट देना और लोगों को आगाह करना, और जो उस आपदा में फंसे हुए हैं उन लोगों को उसमें से रेस्क्यू करना। तो ये एक एनसीसी कैडेट के कर्तव्य हो जाते हैं। इसमें आपके 2 नंबर का ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। इसमें पूरे नाम लिखे हैं। एनईसी, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। 4 नहीं पूछे जाएंगे, 4 होंगे तो 4 नंबर के होंगे, और 2 हैं, 2 नंबर का पूछा है तो आपको 2 लिखने हैं इसमें से। ठीक है। तो अब आपका है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में से क्वेश्चन है आपके 22 नंबर का क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनें। ऑप्शनल है। इनमें से समाज सेवा क्या है? रक्तदान,
भिक्षादान, अध्ययन, कोई नहीं। तो आपने सुना होगा, कथा भागवत में भी बताते हैं और वैसे भी रक्तदान महादान कहते हैं ना। तो रक्तदान, जिसमें रक्त पर्याप्त मात्रा में है वो अवश्य दान करें। तो इससे दो फायदे होते हैं। आपका फ़ायदा ये होगा कि आप में नया रक्त बनने की जो क्षमता होती है वो और बढ़ेगी, और किसी और का ये फ़ायदा होगा कि एक ज़रूरतमंद की हेल्प हो जाएगी आपके ज़रिए। आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सेकंड पॉइंट है, रक्तदान करने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? अठारह वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 21 वर्ष। 18 वर्ष। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु। कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मताधिकार करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, HIV का विस्तृत रूप ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये HIV का फुल नेम है। नरेगा को मनरेगा के नाम, नरेगा को मनरेगा के रूप में नाम कब दिया गया था? तो ये आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हाँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे में तो नहीं आया, लेकिन मेरा भाई बता रहा था कि उसके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये मत सोचिए कि ये नहीं आ सकता, ये आपके पेपर में भी आ सकता है, तो आप याद रखें। तो ये आपका 2009 में नाम कर दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीसी कैडेट द्वारा किए गए सोशल सर्विस गतिविधियां क्या है? तो आपका 23 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसमें, एनसीसी कैडेट द्वारा किए गए सोशल सर्विस गतिविधियां क्या हैं? तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इज रक्तदान, वृक्षारोपण, भ्रूण शिक्षा, स्वच्छता अभियान, जागरूकता रैली। ये आपके 5 पॉइंट हैं। और इसमें आ जाता है नशा मुक्ति अभियान, दहेज निवारण अभियान और कुरीतियों के खिलाफ। तो ये अभियान हैं, इनको आप लिख सकते हैं किस प्रकार से क्या रहते हैं। ठीक है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न लिखित में से पूर्ण रूप लिखें। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं, तो उनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी पड़ती है। इसमें पहला क्वेश्चन आपका, इसमें पहला पॉइंट है आपका पहला पॉइंट होगा आपका एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम्स। पॉइंट नंबर 2, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पॉइंट नंबर 3, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 4, NRE नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पॉइंट नंबर 5 है IAY इंडियन आवास योजना। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं जो आपके 10 नंबर के पूछे गए हैं इसमें। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, NGO के प्रकार क्या हैं? आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इज NGO 4 प्रकार के होते हैं। INGO अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। पॉइंट नंबर 2 BINGO व्यापार उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। पॉइंट नंबर 3
RINGO धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। पॉइंट नंबर 4 ENGO पर्यावरण सरकारी संगठन। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। इसके बाद आपका टॉपिक बन जाता है हेल्थ एंड हाइजीन। इसमें से आपके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेल्थ और हाइजीन में से। जैसे मैंने बता दिया अराउंड 50% सब में से होना चाहिए। सब में से पासिंग मार्क्स डिपेंड ये करता है कि आपने प्रत्येक चैप्टर में से मिनिमम मार्क्स लेके आए हैं। अगर आप ये सोचें कि आपने एक चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स ले आए, दूसरे में उससे कम है, तो वो चीज़ आपको फेलियर कर सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि मिनिमम सब में मार्क्स लेके आने हैं। स्कोर किसी में कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सबका लेवल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा खाली जगह भरें। रेबीज खाली स्थान रेबीज कुत्ते के काटने के कारण होता है। पॉइंट नंबर 2 DTL का अर्थ डीप ट्रेच लैट्रीन होता है। पॉइंट नंबर 3 RMO रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होता है। एक स्वास्थ्य और सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होता है। एड्स के लिए HIV रक्त जांच होता है। सांप के काटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा लिखें। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको अगर 5 नंबर का पूछा जाता है तो आप 5 पॉइंट लिख देना, अगर 2 नंबर का पूछा जाता है तो 2 पॉइंट लिख देना, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा आपका सांप काटे व्यक्ति का मनोबल बढ़ाएं। काटे हुए स्थान के ऊपर रस्सी या फीते से कसकर बांध दें। पॉइंट नंबर 3 काटे हुए स्थान को ब्लेड से चीरा लगाकर विषाक्त खून निकाल दें। पॉइंट नंबर 4 जल्दी से मरीज को निजी अस्पताल ले जाएं। पॉइंट नंबर 5 सांप काटे व्यक्ति को 100 नशा जैसा कुछ पदार्थ होता है उसका प्रयोग करें। 28 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका एड्स का पूरा नाम लिखें, एड्स का पूरा रूप लिखें। इस रोग के संपर्क करने के कारण क्या है? आंसर इज एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिसी सिंड्रोम्स। कारण हैं, ऐसे के कारण देख लेते हैं। असुरक्षित यौन संबंध, HIV संक्रमित रक्त लेने से, HIV संक्रमित सुई लेने से, HIV संक्रमित माता के शिशु पैदा करने से, HIV संक्रमित ब्लेड से दाढ़ी बनाने पर, जो जैसे कि आप दाढ़ी बनवाने जाते हो या हेयर कटिंग के लिए जाते हैं, तो जब वो जो नाई होता है जब उस तरह का इस्तेमाल करता है तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा उससे नया ही ब्लेड यूज़ करवाएं, क्योंकि अब आपको तो नहीं पता है कि इससे पहले किस व्यक्ति ने उसका यूज किया है या किसके ऊपर उसका यूज किया गया है, तो उसे हमेशा नया ब्लेड ही यूज करने के लिए कहें। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए आप क्या निवारण उपाय करेंगे? ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इज अपने आसपास जल भराव नहीं होने देंगे। पॉइंट नंबर 2 पानी पर DDT केरोसिन का छिड़काव करेंगे। पॉइंट नंबर 3 साफ सफाई का ख्याल रखेंगे। पॉइंट नंबर 4 खिड़कियों में जाली लगाएंगे। पॉइंट नंबर 5 सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे। पॉइंट नंबर 6 ऑल आउट गुड नाइट फास्ट कार्ड इत्यादि का प्रयोग करेंगे। इसमें आपका 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा पानी की शुद्धिकरण के 5 तरीकों का नाम लिखें। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। उबालकर, पॉइंट नंबर 2 प्यूरीफायर द्वारा, पॉइंट नंबर 3 क्लोरीनीकरण द्वारा, पॉइंट नंबर 4 अवसादन द्वारा, और लास्ट पॉइंट रहेगा आपका आवेशन द्वारा। तो ये आपके हेल्थ एंड हाइजीन में से ये क्वेश्चन रहे।
तो अब आपका टॉपिक आ जाता है एडवेंचर ट्रेनिंग, जिसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवेंचर ट्रेनिंग में। ठीक है, तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन होगा एनसीसी के लिए, एनसीसी में किए गए 4 साहसिक गतिविधियों की सूची क्या है। जैसे कि साहसिक प्रशिक्षण होते हैं आपका, इसमें पहला पॉइंट हो गया माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरा जंपिंग, पैरासेलिंग, स्लीडरिंग, ट्रैकिंग, वाटर राफ्टिंग, और लास्ट पॉइंट रहेगा आपका साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन। ठीक है, तो इसमें आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है साहसिक गतिविधियों की योजना बनाने समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर इज अभियान संबंधी जानकारी एकत्रित करें, विविध बाधाओं को हल करें, यातायात की पूरी योजना बनाएं, मार्ग व ठहरने के स्थान का चुनाव करें। पॉइंट नंबर 5 है इसमें कैडेट की संख्या निर्धारित करें। पॉइंट नंबर 6 योग्य कैडेट का चुनाव करें। पॉइंट नंबर 7 कैडेटों के शरीर शारीरिक मानकों के संपर्क में रहें। पॉइंट नंबर 8 नागरिक एवं अधिकारियों के संपर्क में रहें। पॉइंट नंबर 9 पूर्व अभियानों में आई समस्याओं के तर्क संगत हल ढूंढें। इसमें 33 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका एनसीसी में साहसिक गतिविधियों के उद्देश्य क्या हैं। आंसर इज साहसिक भावनाओं का विकास करना, टीम भावना का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन की भावना जागृत करना, असहयोग की भावना बढ़ाना, नेतृत्व के गुणों का विकास करना। लास्ट पॉइंट रहेगा कष्ट सहने की क्षमता का विकास करना। तो ये क्वेश्चन है। इसमें 24 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका 4 सिलेंडरिंग उपकरणों के नाम लिखे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है रोपे, ग्लोवेस, झूमर, सिंगल, फुल बॉडी हार्नेस, ऑटोलॉक, कार्बिनर, स्क्रो कार्बिनर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसमें 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका रॉक क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाले 2 प्रकार की राशियां के नाम लिखें। तो ये जो रॉक क्लाइंबिंग है, ये वाला एक आपका ये क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन और एक आपका ये 35 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, लेकिन हाँ इतना याद करके चलें अगर बाई चांस अगर आ गया, वैसे तो बहुत कम ही पूछा जाता है नाम मात्र के लिए, लेकिन अगर आ जाता है तो आप फंस जाएंगे ना, फिर आपका 2-4 नंबर जो भी होगा तो रह जाएगा ना। तो आप ना वो उसको लर्न कर लें एक बार फिर भी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम 35 नंबर का। डायनेमिक रोप, यह लाइलॉन फाइबर से बना है। यह बल को सीमित करने के साथ आयोगकर्ता के गिरने को गिरफ्तार करने में सक्षम है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है स्टैटिक रोप। यह भी लाइलॉन 6 फाइबर से बना है। इसका प्रयोग अतिक्रम स्थिर बढ़ाव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के उपयोग द्वारा सुनिश्चित है। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। ठीक है, अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनवायरनमेंट
अवेयरनेस एंड, ये क्या है, कॉन्सर्वेनेंस। ये इसमें आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से, तो देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 36 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, जिसमें आपका 3 नंबर का पूछा गया। ये आंसर इज, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण को संतुलित किया जाता है। ये इनके निम्न प्रकार हैं। यह चर्म रोग होने से बचाता है। नंबर 2, पृथ्वी के वातावरण को संतुलित रखता है। पॉइंट नंबर 3, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इसमें 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कुछ पौधों और पशुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण क्या है। तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर होगा जलवायु परिवर्तन। पॉइंट नंबर 2, क्षमता से अधिक दोहन। पॉइंट नंबर 3, मृदा अपरदन। पॉइंट नंबर 4, मानवकृत आपदा। पॉइंट नंबर 5, निजी लाभ हेतु गैरकानूनी शिकार। पॉइंट नंबर 6, जनसंख्या में लगातार वृद्धि। पॉइंट नंबर 7, अनावश्यक प्रदूषण। अब इसमें हम देख लेते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन है, पर्यावरण गिरावट का प्रभाव या हानि क्या है। जब पर्यावरण में गिरावट होता है या उसमें कोई भी हम उसमें छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रभाव बताएं कि किन कारणों से हो जाता है। पर्यावरण में जब गिरावट आती है तो उनसे क्या क्या हानियाँ हो जाती हैं। कृषि पर प्रभाव पड़ता है, ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों का विलुप्त होना, चर्म रोग का बढ़ना, आपदाओं में बढ़ोतरी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, मनुष्य जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, नदियों का जल दूषित होने लग जाता है। ठीक है, और इसका आपका 39 नंबर का क्वेश्चन है, सही व गलत लिखें। तो आपके 5 पॉइंट पूछे जाएंगे, इसमें देख लेंगे क्या होंगे। बांदीपुर जंगली जीवन अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। गलत। दाभोल विद्युत परियोजना असम राज्य में है। गलत। क्वेश्चन नंबर 3, ओजोन छिद्र के कारण ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। इज द राइट आंसर। अलमाटी बांध यूपी में स्थित है। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण बेदी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आपका 40 नंबर का क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एनसीसी की भूमिका क्या है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर। पॉइंट नंबर 2, वृक्षारोपण अभियान चलाकर। पॉइंट नंबर 3, जल का संरक्षण और कचरे का सही निपटान करके। पॉइंट नंबर 4, अपने आस पड़ोस मित्रों परिजनों के लिए मार्गदर्शक शक्ति बनकर। पॉइंट नंबर 5, लोगों को इस गंभीर समस्या के विषय में जागरूक करके। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट रहे। अब आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें से आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 41 नंबर का है। इसमें एनसीसी कैडेट के लिए बाधा पाठ्यक्रम प्रदान करने के क्या लाभ हैं। आंसर इज, कैडेट का चारित्रिक विकास होता है, कैडेट के कष्ट सहने की क्षमता का विकास होता है, कैडेट में धैर्य, सहिष्णुता और साहस की भावना जागृत होती है, कैडेट में अनेक मानवीय गुणों का विकास होता है। पॉइंट नंबर 5, कैडेट में
व्यक्तित्व का विकास होता है। पॉइंट नंबर 6, कैडेट में मन का विकास होता है और विचारों में खुलापन आता है। तो ये आपके रहे सारे क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बनता है इसमें से पार्ट स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हैं, जो इसमें से आपके जो आर्मेड फोर्स होती हैं उसमें से पूछे जाएंगे। जो आपके टोटल जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है उसमें से 105 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अलग अलग टॉपिक रहेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपका आर्मेड फोर्स। इसमें आपका पहला क्वेश्चन बनता है खाली जगह भरें, जो आपका 42 नंबर का है। युद्ध के दौरान सर्वोच्च बहादुर पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। पॉइंट नंबर 2, शांति के समय उच्चतम बलिदान पुरस्कार अशोक चक्र होता है। भारतीय सेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। 7 कमांड में विभाजित किया गया है। ASC, AMC, AOC, AEC आदि साहसिक सेनाएं हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें थल सेना के क्षेत्र और उपक्षेत्र मुख्यालय स्टैटिक्स है। 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका इसमें सेना के रैंक की बैच की सूची बनाएं। जैसे हमारे एनसीसी में जो होता है सबसे ऊपर सीनियर ऑफिसर, फिर उसके नीचे अंडर ऑफिसर, फिर उसके बाद सार्जेंट और उसके बाद LCPL, मतलब जो भी होता है क्रम बाई क्रम सारे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आर्मी में सबका रैंक का हिसाब किताब होता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें लेफ्टिनेंट, सेकंड पॉइंट है कैप्टन, थर्ड पॉइंट मेजर, फोर्थ पॉइंट लेफ्टिनेंट कर्नल, फिफ्थ पॉइंट कर्नल, सिक्स पॉइंट ब्रिगेडियर, 7 पॉइंट मेजर जनरल, 8 पॉइंट लेफ्टिनेंट जनरल एंड लास्ट पॉइंट जनरल। तो ये आपके इसमें आर्मी में जो रैंक होती हैं वो ये सूची है, लर्न कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो आप इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मैप रीडिंग, जिसमें से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका 11 नंबर का पूछा गया है मैप रीडिंग में से। नक्शे पर असर सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापा जाता है। पॉइंट नंबर 2, उपयोग किए गए मीटर के नक्शे पर RF 1:15,000 है। नक्शे पर लंबवत और क्षैतिज चलने वाली गुलाबी लाल रेखाएं ग्रिड रेखाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 4, रात में कंपास के बिना सही उत्तर खाली स्थान पोल स्टार के माध्यम से पाया जाता है। ध्रुव तारे के माध्यम से पाया जाता है। जिस पे आपका पॉइंट नंबर 5 रहेगा, मानचित्र पर खेती योग्य भूमि पीले रंग में दिखाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 है इसमें, यदि पॉइंट नंबर 6 रहेगा इसमें, यदि असर 30 डिग्री है तो बैक असर 210 डिग्री होगा। पॉइंट नंबर 7 है, एक पृथक पहाड़ी को नॉल कहा जाता है। नक्शे पर हाइट्स भूरे रंग की रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है, जिसे कंटूर कहते हैं। जिसे कंटूर कहते हैं। पॉइंट नंबर 9 है, मानचित्र पर दूरी सर्विस प्रोटेक्टर के माध्यम से मापी जाती है। पॉइंट नंबर 5, पहाड़ी का
सबसे ऊपर हिस्सा चोटी होता है। सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का एम्बी मैग्नेटिक वेरिएशन अंतर है। इसमें आपका 45 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पारंपरिक संकेत प्रतीकों को आकर्षित करें। तो ये जो आपके सांकेतिक चिन्ह होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सारे के सारे जितने भी हैं और जितने भी जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके वो मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हम अभी छोड़ देते हैं, ये आगे वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वोच्चताओं को प्राप्त करने की विधियां बताएं। जिसमें ये आपका 6 नंबर का पूछा गया है। अनुप्रथक काट विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ग विधि, टैकोमेट्रिक विधि, ठीक है। तो इसमें आपका इसमें 47 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर दिशा के प्रकार लिखें। जो तो आपका 3 नंबर का पूछा गया है। उत्तर दिशा 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर और ग्रिड उत्तर। तो ये आपके क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका फील्ड क्राफ्ट एंड मेटल क्राफ्ट से, जो आपके एग्जाम में 25 मार्क्स के पूछा जाता है। तो इसमें आपका 48 नंबर का क्वेश्चन बनता है, दूरी को जानने के 6 तरीके लिखें। तो आपको पॉइंट बाई पॉइंट ही लिखनी है, यूँ नहीं है थ्योरी लिखनी हो। थ्योरी तो सी वालों को लिखनी रहती है सबसे ज़्यादा, बी वालों के लिए तो बस पॉइंट लिखना रहता है। अब जैसे कि हमारा इस साल अभी हमारा फरवरी में सी का एग्ज़ाम होगा, तो हमें इकाई का तरीका पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लिखना है, केवल इकाई का तरीका, पॉइंट नंबर 2 दिखाई का तरीका, पॉइंट नंबर 3 की रेंज विधि, पॉइंट नंबर 4 सेक्शन का औसत विधि, पॉइंट नंबर 5 ब्रैकेटिंग विधि, पॉइंट नंबर 6 हार्विंग विधि। लेकिन हमें इन सब का पूरा डाटा लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या है और किसका क्या है। आपको तो बस पॉइंट लिखनी है, 5 पॉइंट। अगर 5 नंबर का पूछा गया है तो 5 लिखनी है, 6 है पूछा तो 6 लिख देना, सिंपल। तो आपका 49 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, अनुभाग के संगठन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो जिसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 प्रकार का होता है अनुभाग के संगठन। तो ये क्वेश्चन जो है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो आपका है फाइल फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। या फाइल फॉर्मेशन 6 प्रकार की होती हैं और वो कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, स्पीयर हेड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये आपकी 6 प्रकार की फॉर्मेशन होती हैं, ठीक है। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है, ज़मीन के विवरण के लिए प्रक्रिया क्या है। तो आंसर इस 3 प्रकार की होती हैं, फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड, नियर ग्राउंड, ठीक है। तो आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है, अधिक दूरी का अनुमान कब होता है। कम रोशनी हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये आपका क्वेश्चन बन जाता है कि हमें चीज़ें दूर क्यों दिखाई देती हैं या हमें चीज़ें पास क्यों दिखाई देती हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि हमें दूरी अधिक क्यों दिखाई देती है। जब कम रोशनी होती है, सूर्य देखने वाले के सामने हो, तंग घाटी से देखने पर, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर, जब नज़दीक की वस्तु से दूर की वस्तु बहुत छोटी हो, टारगेट
टारगेट और देखने वाले के बीच उठी हुई ज़मीन हो तब। तो आपका 52 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। खाली जगह भरें, तो आपके 5 नंबर का पूछा गया ये। तो खाली स्थान ज़मीन और हमारे लाभ के लिए हथियारों का उपयोग करने की कला फील्ड क्राफ्ट कहलाती है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है इसका, फोरग्राउंड गज में कितना होता है, तो फोरग्राउंड गज में 300 गज की दूरी पर है। पॉइंट नंबर 3, जब पहाड़ी की तलाश होती है तो दूरी अनुमान से ज़्यादा मापी जाती है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, जब ज़मीन खुली हथेली के साथ कोण मापने तो 90 डिग्री बनता है। जब हम ऐसे करके डिग्री मापते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री बनता है। जब बंद मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है ऐसे करके तो यहाँ से यहाँ तक आपका 8 डिग्री होता है। ठीक है। और ये आपका 3 डिग्री, एक ऐसे करके आपका डिग्री हम हाथ से माप सकते हैं। ठीक है। तो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू इन्फिनिटी वेपन्स एंड इक्विपमेंट, जिसमें से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और देख लेते हैं हम इसमें 53 नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान। ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा 7.62 mm SLR की प्रभावी रेंज 300 गज या 275 मीटर है। .22 राइफल के मैगजीन में भरने वाले अधिकतम राउंड 10 राउंड हैं। पॉइंट नंबर 3, .22 राइफल की फायर्स की सामान्य दर 5 राउंड प्रति मिनट है। 4, 5.56 mm इंसास राइफल की फायर की स्थिति 16 राउंड और 150 राउंड है। पॉइंट नंबर 5 है 7.62 mm LMG की अधिकतम सीमा वाईपोर्ट पर 1000 गज और ट्राईपोर्ट पर 2000 गज है। 54 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, हथियार निकालने और सफाई करने के लिए किसी भी 5 स्टोर का नाम लिखें। तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फुल थ्रो, चिंदी, तेल, लरी, रॉड, बॉडी कवर, बॉडी ब्रश, गर्म पानी। ठीक है। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका 7.62 mm SLR के किसी भी 5 भागों के नाम लिखें, जो आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला आपका बैरल हो जाएगा, मैगजीन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, ट्रिगर गार्ड, गैस प्लग, बॉडी कवर, बट प्लेट, बट, कैरिंग हैंडल, पिस्टल ग्रिप, मैगजीन कैच, कॉकिंग हैंडल। तो ये कई सारे नाम हैं और सिंपल नेम है, आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मिलिट्री हिस्ट्री, जिसमें से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रहेगा आपका 56 नंबर का है, जो आपका 30 नंबर का पूछा गया है। इसमें आज़ादी के बाद से रक्षा में कुछ मुख्य ऑपरेशनों का नाम लिखें। आज़ादी के बाद जो कुछ भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन थे उनके नाम किस प्रकार हैं और कब चलाए गए थे। ऑपरेशन पोलो 1948 में, ऑपरेशन विजय 1961 में, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, ऑपरेशन राजीव 1987 में, ऑपरेशन पवन 1987 में, ऑपरेशन विजय 1999 में, ऑपरेशन पराक्रम 2001 में, ऑपरेशन साइक्लोन 2008 में, ऑपरेशन सहयोग 2018 में। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो हमारे देश की रक्षा के
जो आज़ादी के देश के हम जब हमारे देश में जो आज़ादी हुई थी उसके बाद जो भी ऑपरेशन थे उनके नाम ये मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप लर्न कर लेना और राइट डाउन कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें आपका 57 नंबर का क्वेश्चन है, खालिस्तान है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है, जो आपका खड़क वासला पुणे में स्थित है। ठीक है, और तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में है। पहली बार भारत में परमाणु उपकरण को आर्मी बेस पोखरण में 18 मई 1974 को एडी में विस्फोट किया। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। भारत में पहली बार लड़ाई में गन पाउडर बाबर के द्वारा उपयोग किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के मुख्य सैम मानेकशॉ थे। तो भारतीय सेना के वर्तमान जो आपके वर्तमान में हैं जो सेनाध्यक्ष हैं वो कौन है? आपसे थल सेना के मुख्य अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं, आपसे वायुसेना के और आपसे नेवी के भी जो सेनाध्यक्ष होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका लास्ट पॉइंट रहेगा 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, तो आपका ये वो पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है कम्युनिकेशन, जिसमें से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपका 58 नंबर का क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के सिद्धांत क्या है? ये आपका 5 नंबर का पूछा गया। इसमें आंसर इज संचार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। पॉइंट नंबर 2, प्रेषित किया गया संचार प्राप्तकर्ता को पूर्ण रूप से समझ आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, संदेश यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, संचार सावधानीपूर्वक व गोपनीयता के साथ करें। पॉइंट नंबर 5, संचार कम समय में और स्पष्ट होना चाहिए। तो ये आपके एनसीसी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और आगे भी मैं आपके लिए जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेके आऊँगा। बटालियन से, इधर से उधर से मैं आपके लिए क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियो लेके आऊँगा जो आपको अच्छी ग्रेडिंग बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मैंने भी बी का एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। तो अरे वही बात है ना, जो जिन रास्तों पर चला होगा तो वो आपको अच्छा गाइड कर पाएगा कि वो रास्ता कैसा था, और आप भी उसी रास्ते पर चलने वाले हैं। तो मैं हूँ ना, मैं बताऊँगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग इन माय वीडियो। थैंक यू।